तो सिनेरियो बेस आप जब भी स्टार्ट करते हो ना, आपके जहन में एक चीज ये होनी चाहिए कि आप पूरा पहले तो गो थ्रू करोगे, सारी डिटेल्स को पढ़ोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, आप इसको विजुअलाइज करोगे, बनाओगे, ठीक है। बनाने के बाद सारी की सारी डिटेल्स पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करोगे, जो बनाने की चीजें वो आप पोर्ट्रे कर लोगे, फिर आप नीचे वाली रिक्वायरमेंट्स पे आओगे कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। रिक्वायरमेंट से पहले ये जरूरी है कि आपको बाकी की जो डिटेल है वो समझ में आ रही है नहीं आ रही। फिर आपका जो स्टार्टिंग होगी वो ये होगी कि कहीं फंक्शन या प्रोसीजर तो यूज नहीं करना, अगर वो यूज करना है तो कर लो, उसका हेडर बना लो। फिर आप देखोगे कौन सा वेरिएबल कौन सा कॉन्स्टेंट इनिशियलाइज करना है, कर लो। इसके बाद आप देखोगे कहीं लूप यूज तो नहीं करना। आप समझ रहे हैं बात? लूप स्टार्ट करोगे, क्या सिंगल लूप है क्या डबल लूप है, कौन से लूप है, नेस्टेड है या सिंगल है, वो डिसाइड करोगे। फिर आप उसको ऑल द वे शुरू करते जाओगे, ठीक है। तो हम इसको अभी स्टार्ट करेंगे। बेटा आप कोशिश करें कि कोई डिस्कनेक्ट ना हो, ठीक है। ओके। द फर्स्ट लाइन, a wood flooring company stores the names of up to 100 customers in a one dimensional array जिसका नाम है customers। ये कह रहा है कि एक वुड फ्लोरिंग कंपनी है which stores the names of up to 100 customers in a one dimensional array customers। तो वुड फ्लोरिंग कंपनी बेसिकली क्या होती है, जैसे हम टाइलिंग वगैरह कराते हैं ना, इस तरह वुड की फ्लोरिंग होती है, काफी लोग कराते हैं, उससे नॉइज कैंसिलेशन हो जाती है और काफी ड्यूरेबल भी होता है ये। तो काफी लोग क्या करते हैं अपने रूम में लोअर लेवल पे पूरी वुड फ्लोरिंग करा देते हैं, काफी लोग वॉल्स को वुड फ्लोरिंग कराते हैं। तो इसकी एक कंपनी है जिसके एक 1D एरे में सारे उसके कस्टमर्स के नेम स्टोर होंगे, ठीक है, और वो हो सकते हैं अप टू 100। और टू डायमेंशनल एरे, अच्छा टू डायमेंशनल से पहले पहले मैं जो फर्स्ट लाइन पूरी पढ़ी है उसको मैं पोर्ट्रे कर लूँ, उसको मैं बना लूँ कि भाई एक जो 1D एरे है वो है कस्टमर्स के नाम का, और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक 1D एरे बना लिया और उसका नाम है कस्टमर्स, ठीक है। ये आपने कस्टमर्स के नाम से एक एरे बना लिया और इसके अंदर कस्टमर्स के नेम स्टोर करेगा। वो ये नहीं बता रहा कि ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसने बोला इट स्टोर्स द नेम्स, तो हो सकता है हो सकता है ना हो, ठीक है। अप टू 100 कस्टमर्स है, इसका मतलब कि अगर मैं इसका इंडेक्स 1 2 3 इस तरह चलाता हूँ तो ये कहाँ तक जाएगा, इसका लास्ट कहाँ तक होगा, एंडिंग पॉइंट क्या होगी, इसकी एंडिंग इंडेक्स क्या होगा। 100। 100 होगा, सही है, ठीक है। आगे कह रहा है अ टू डायमेंशनल एरे जिसका नाम है कोटेशंस स्टोर्स डिटेल्स ऑफ ईच कस्टमर्स कोटेशन। हर कस्टमर की जो उसकी डिटेल है ना, वो सारी डिटेल जो है वो कोटेशन के एरे में सेव होगी। अब ये कोटेशन का एरे क्या है, इसके अंदर क्या चीजें हैं, तो अभी हम इसको देखते हैं। वो डिटेल्स क्या है वो अभी हमें नहीं पता, वो आगे पता लगेगी। बस अभी ये कह रहा है कि एक टू डायमेंशनल एरे जिसका नाम होगा कोटेशंस, और इट विल स्टोर डिटेल्स ऑफ ईच कस्टमर्स कोटेशन, मतलब जिस जिस कस्टमर का नेम है ना, उस हर कस्टमर की डिटेल जो है वो कोटेशन के एरे में होगी, और वो 2D है। अब उसमें क्या क्या होगी, लेंथ ऑफ रूम 1 डेसिमल प्लेस होगा, 1 डेसिमल प्लेस पे लेंथ ऑफ रूम ऐड हुआ होगा हर कस्टमर का। उसके बाद सेकंड है विद ऑफ रूम, उसके भी ये भी 1 डेसिमल प्लेस है। उसके बाद थर्ड है एरिया ऑफ वुड रिक्वायर्ड राउंडेड अप टू नेक्स्ट होल नंबर। वो कह रहा है कि एरिया ऑफ वुड रिक्वायर्ड है, मतलब रूम में जो है कितना एरिया ऑफ वुड रिक्वायर्ड है, और वो होगा इट विल बी राउंडेड अप टू नेक्स्ट होल नंबर। द फोर्थ थिंग इज चॉइस ऑफ वुड इंडेक्स, मतलब ये अभी तो मुझे आगे नहीं पता, जाहिर सी बात है अभी मुझे नहीं पता कि किस चीज की बात कर रहा है, चॉइस ऑफ वुड इंडेक्स क्या है, लेकिन इंडेक्स से पता लग रहा है कि कोई नंबर होगा और वो होल नंबर होगा। अगली चीज कह रहा है प्राइस ऑफ वुड रिक्वायर्ड इन डॉलर्स, मतलब जो भी आपने वुडन फ्लोरिंग करानी है इन द होल रूम, उसका प्राइस एस्टिमेशन क्या बन रहा है इन डॉलर्स, एंड इट विल बी टिल 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है ना, ये 2 डेसिमल प्लेस पे होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास 5 चीजें हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। चले भाई, अब हम ये जो कोटेशन का एरे है इसमें आपके पास ये 5 चीजें हैं, सही है ना, 1 2 3 4 5। मुझे बताओ ये 5 चीजें रोज होंगी या कॉलम्स होंगी। कॉलम्स। कॉलम सर। कॉलम्स होंगी, बिल्कुल सही है। ये 5 कॉलम्स होंगे जिसके अंदर हर कस्टमर के लिए 5 डिटेल्स ऐड हुई होंगी। तो भाई मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यही चीज मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको हम नाम वही इसी के अच्छा, इंडेक्सेस मुझे अभी नहीं पता कंफर्म कि कितने हैं, इसके अपने इंडेक्स कितने हैं। मैं जो है कॉलम्स है वो बना लेता हूँ, कॉलम्स में 5 आइटम्स है तो मैं उसको 1 2 3 4 5 कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, तो इसके 5 कॉलम्स होंगे और 5 कॉलम्स
के अंदर हर कस्टमर के लिए 5 अलग अलग चीजें यहाँ पे स्टोर हुई होंगी, ठीक है। ये मैंने अपनी तसल्ली के लिए बना लिया ताकि मुझे आइडिया हो जाए। अच्छा, कस्टमर के जो रोज नंबर होंगी वो भी 1 2 3 4 ही होंगी। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि ये भी 100 तक होनी चाहिए ना, लेकिन हम आगे और फर्दर पढ़ते हैं कि ये कहाँ तक जा रही है। तो हर एक कॉलम के अंदर फॉर एग्जांपल, जो पहले पे, लेट से फॉर एग्जांपल पहले पे एक कस्टमर है, उसका नाम है हादी। तो उसके जो जो आपका कोटेशन का एरे है, नाम लिख देता हूँ उसका, कोटेशंस। कोटेशंस का जो आपका एरे होगा, उसके रो 1 के फर्स्ट कॉलम में क्या होगा बताएं। फर्स्ट कॉलम में क्या पड़ा होगा, हादी की हाथी रूम की की, डिटेल। सही है, लेंथ ऑफ रूम होगा। फॉर एग्जांपल जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ होगी। इसी तरीके से फिर सेकंड कॉलम में, विशाल वेट माइक्रोफोन बंद कर दें, आपके विड्थ माइक्रोफोन ऑफ से बहुत ज्यादा। हाँ, इसमें विद ऑफ रूम होगी, ठीक है। फिर थर्ड में क्या होगा, एरिया ऑफ वुड होगा, ठीक है। फोर्थ में क्या होगा, चॉइस ऑफ चॉइस वुड ऑफ इंडेक्स वुड। होगा। और फिफ्थ में इसकी प्राइस होगी। इसी तरह हर कस्टमर के लिए कोटेशंस में इसी तरह इन द सेम रो 5 अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है ना, हर कस्टमर के लिए। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, मैं अभी सवाल लेता हूँ, मैं इसको जरा कंप्लीट कर लूँ 2 4 लाइनों को, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। द फ्लोर मेजरमेंट्स, रूम लेंथ एंड रूम विथ आर टेकन इन मीटर्स। वो कह रहा है कि जो फ्लोर की मेजरमेंट्स होंगी ना, रूम लेंथ और रूम की विथ, ये सारी मीटर्स में होंगी। एंड ऑल फ्लोर्स आर रेक्टेंगल्स। वो कह रहा है कि सारे फ्लोर जो है ना वो ऐसा नहीं समझना कि कोई और शेप है, वो रेक्टेंगल ही होगा। वो आपको इसलिए ये बता रहा है एग्जैक्टली ताकि आप एरिया इजीली निकाल सको, सही है। एंड रूम मेजरमेंट्स मस्ट बी बिटवीन 1.5 एंड 10 इंक्लूसिव। वो कह रहा है कि आपको मैंने एक रेंज बता दी है कि रूम की जो विद या फिर रूम की लेंथ होगी ना, वो 1.5 या उससे ग्रेटर होगी और 10 या इससे स्मॉलर होगी, ठीक है। तो ये इसने जो है ऐड कर दिया। आगे कह रहा है इंडेक्स ऑफ एनी कस्टमर्स डेटा इज द सेम इन बोथ एरेज। वो कह रहा है कि भाई दोनों एरेज के अंदर कस्टमर का जो डेटा होगा ना वो सेम होगा, उनका इंडेक्स सेम होगा। ये वाली बात बता दी इसने। मतलब 1 पे 1 का ही डेटा होगा, 2 पे 2 का डेटा होगा, 3 पे 3 का डेटा होगा। अब ये चलते चलते मुझे बताओ कि ये लास्ट कहाँ तक एंड होगा। 100। 100 तक 100। ही एंड होगा ये भी, ठीक है ना, ये भी जाहिर सी बात है 100 तक ही एंड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसने हमें बता दिया और फाइनली ये भी ऐड कर दिया यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अ कस्टमर नेम्ड इन इंडेक्स 4 ऑफ कस्टमर्स कॉरस्पॉन्ड्स टू द डेटा इन इंडेक्स 4 ऑफ कोटेशन। बोलना ही चाह रहा है कि जो जिस कस्टमर का नाम होगा कस्टमर्स के इंडेक्स में, उसी की ही वैल्यूज होंगी कोटेशन की रो में, उसी की वैल्यूज होंगी कोटेशन में, सही है, उसी के ही कॉरस्पॉन्डिंग रो के अंदर उसी की कोटेशन की वैल्यूज होंगी। जी भाई, अब सवाल पूछें, यहाँ तक किसको क्वेश्चन है पूछें। अभी जो पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था। सर ये 1.5 एंड 10 इसकी मेजरमेंट है। 1.5 और 10 ये समझ में नहीं आया मुझे कि ये किसकी उसने बोला है मेजरमेंट है। उसने बोला है कि रूम मेजरमेंट, जो रूम की लेंथ है ना और रूम की विड्थ, ये इसी रेंज के अंदर आनी चाहिए। जो रूम मेजरमेंट्स लोग है ना, वो 1.5 से लेकर 10, उसने रेंज दे दी है, सही है, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। उसने बोल दिया है कि इट रूम मेजरमेंट्स मस्ट बी बिटवीन दिस। और फर्दर अभी तक इसने आगे फर्दर डिटेल नहीं दी इसमें, ठीक है भाई। हाँ सर। चले भाई, और किसी का सवाल। सर सर यानी कि जी, विड्थ भी इतनी होनी चाहिए और लेंथ हाँ भी दोनों इसी के दोनों, बीच में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर बोला भाई। कोटेशंस की हमें रोज की वैल्यू कैसे पता चली 100 है? रोज की वैल्यूज देखो, उसने हम जितने भी सिनेरियो बेस करे थे हमने पढ़ा था ना कि 1D एरे का इंडेक्स और 2D एरे में जो रोज होती है वो सेम होती है तकरीबन हर सवाल में। ये और ये चीज आपने देखा था ना, सिमिलैरिटी है दोनों में। तो इसमें उसने ये दैट चीज मीन्स क्लियर आउट अगर भी कर दी। अलग से नहीं दी हुई है तो सेम ही होगी हाँ एज देखो, 1 ईयर हाँ, दी इंडेक्स ऑफ हुई है एनी तो दी होगी। कस्टमर्स डेटा इज द सेम इन बोथ एरेज। क्लियरली इसने बोल दिया, सही है। वो बताएगा भी आपको, ये चीज आपको ऐड भी करेगा। चलें आगे बढ़े अब बस ये क्वेश्चंस क्लोज कर दें। अब मैं वापसी पूछूंगा पूरा कंप्लीट करने के बाद। चलें आगे हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक मुझे ये नहीं पता वैल्यूज कितनी हैं क्या हैं, अभी तक तो उसने बताया हुआ नहीं है कि वैल्यूज स्टोर्ड हैं, ये बताया हुआ नहीं है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। द वुड चॉइसेस अवेलेबल आर। वो कह रहा है कि वुड की जो चॉइसेस हैं वो आपके पास दिख रही है, तीन तीन चॉइसेस दिख रही है, मतलब इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। वो कह रहा है वुड टाइप के अंदर आपके पास ऑप्शन है लेमिनेट का, पाइन का, ओक का। और प्राइस पर स्क्वायर मीटर्स में बता रहा है कि लेमिनेट की प्राइस 29.99 होगी पर मीटर, पाइन की 39.99 होगी पर मीटर, और ओक की 54.99 सबसे महंगी है, ठीक है। आगे कह रहा है द डेटा आर स्टोर्ड इन 2 1D एरेज जिसका नाम है
नेम्ड वुड टाइप एंड प्राइस। इसने एक नई बात ऐड करी है। क्या बोला है कि भाई दो और 1D एरेज इंट्रोड्यूस करा दिए इसने। एक का नाम वुड टाइप, दूसरे का नाम प्राइस। अच्छा, आप लोग सवाल पूछने से के बजाय ना फोकस किया करो, आपको खुद ही ऑटोमेटिकली आपका जवाब मिल जाएगा। तो जितना भी डेटा अभी जो ऊपर हम देख रहे हैं ना, ये वाला वो कह रहा है कि दो और 1D एरेज आ गए। एक तो ये वाला था कस्टमर का और कोटेशन का, उसने बोला दो और 1D एरेज हैं। पहले वाले का नाम है वुड टाइप, दूसरे का नाम है प्राइस, और इनके अंदर ये वाला जो है ना, ये वाला डेटा हमें स्टोर करवाना है, या फिर स्टोर्ड हुआ हुआ है। डेटा आर स्टोर्ड हुआ हुआ है। द इंडेक्स ऑफ द वुड टाइप एंड प्राइस इन देयर एरेज शेयर द सेम इंडेक्स नंबर। वो कह रहा है कि एक एरे तो वुड टाइप का होगा, मैं अभी इसको शेप बना लेता हूँ एरे का, जैसे मैंने ये डब्बा बना लिया इसका, ठीक है ना। और ये इसका जो है वो होगा इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इसी तरह होगा। इंडेक्स 1 पे लेमिनेट होगा, इंडेक्स 2 पे ये होगा, ये 3 हो गया। इसी तरह प्राइस का भी ऐसे ही होगा। प्राइस के लिए भी बना लेता हूँ। प्राइस का भी यही होगा, इंडेक्स 1 पे ये प्राइस होंगे, 2 पे ये होगा, 3 पे ये होगा। क्योंकि उसने बोला हुआ है ना कि दो 1D एरेज हैं, एक वुड टाइप है, एक प्राइस है। तो इसका नाम हम रख लेते हैं वुड टाइप, ठीक है, और ये आपका आ गया प्राइस। चलें, गुड हो गया, दो एरेज आ गए। और आगे इसने ये वाली बात बोल दी, इंडेक्स ऑफ द टू एरेज शेयर द सेम इंडेक्स नंबर। दोनों के इंडेक्स नंबर सेम है, मतलब 1 पे लेमिनेट है तो प्राइस के भी 1 पे लेमिनेट के रेट है, 2 पे पाइन है तो प्राइस के 2 पे भी पाइन के रेट है, वुड टाइप के 3 पे ओक है तो प्राइस के 3 पे भी ओक के ही रेट है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट से पहले मैंने आपको बताया ना, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द होल डिटेल ऑफ द क्वेश्चन बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट्स। जी भाई, किसी और का सवाल है? सर रेलेवेंट एक सवाल क्वेश्चन हो है। तो पूछना जी, बोलो। सर ये चॉइस ऑफ वुड के अंदर स्टोर नहीं है दो एरेस, ये इससे कैसे लिंक है चॉइस ऑफ वुड का? चॉइस ऑफ वुड का कहाँ? ये वाला, ये चॉइस ऑफ वुड इंडेक्स, ये वाला। इसका इन दोनों से क्या लिंक है, वुड टाइप्स और अभी तक प्राइस? अब चॉइस ऑफ वुड से इसका कोई लिंक अभी तक हमें नहीं पता कि इसका क्या लिंक है। ये बेसिकली चॉइस ऑफ वुड इंडेक्स, ये लग रहा है कि इंडेक्स की बात कर रहा है, 1 2 3, समझ रहे हो? अच्छा, ये इंडेक्स नंबर की बात कर रहा है। इंडेक्स नंबर की बात कर रहा है, बिल्कुल। और क्लियर हम हमें आगे होगा। चलें भाई, अब पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब हम एक एक रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो फिर उस टाइम पे भी देखेंगे। अभी हम एक सरसरी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें कि इनपुट अ न्यू कस्टमर्स नेम। एक नए कस्टमर का नेम आएगा, उसकी रूम लेंथ इनपुट करनी है, उसकी रूम विड्थ इनपुट करनी है। चेक दैट ईच मेजरमेंट इज वैलिड। चेक करना है कि भाई रूम लेंथ और रूम विड्थ को चेक करवाना है, वैलिड है या नहीं है, सही है, विद इन द रेंज है या नहीं है। Output an error message and require the measurement to be re-entered until it is valid. You have to keep on giving an error message और वापस आपने इनपुट लेना है। अगर वैल्यू गलत है फिर इनपुट लो, फिर गलत है फिर इनपुट लो। You have to take input until it is valid. Calculate the area of the room by multiplying together the length of the room and the width of the room. ठीक है, एरिया भी निकालना है। Input the choice of the wood, ये आ गया ना, and find its price per square meter. Calculate the price of the wood needed. Store all data in the relevant array. Output the customer's quotation to include the name of the customer, the choice of the wood, and the calculated price of the wood required. Continue to accept the next customer. अभी मैंने सिर्फ जनरली पूरा पढ़ा है, ओवरव्यू लिया है। हम एक एक पॉइंट को ना अभी डिटेल में भी देखेंगे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे ना। आपने देखा ना, सिनेरियो बेस में जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं एक एक पॉइंट पे भी फोकस करके चल रहा होता हूँ आगे। और फिर आगे भी कह रहा है यू कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कस्टमर। मतलब आप तो देख रहे हो, ये एक बारी के लिए नहीं कर रहा, ये एक कस्टमर के बाद नेक्स्ट कस्टमर की भी वैल्यू लेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट की भी लेगा, फिर नेक्स्ट की भी लेगा। ये लूप के अंदर कस्टमर्स का ये सारा काम करवा रहा है। मतलब ये सारा का सारा काम हमें फॉर मल्टीपल कस्टमर्स करवाना है, सही है। हाँ सर। आगे क्या कह रहा है जी, बोलो। हाँ, ये स्टोर ऑल डेटा इन द रेलेवेंट एरे से क्या मुराद है? मतलब जो भी सारा आपने सारी इनपुट, रूम की लेंथ, विड्थ, एरिया, सबको कोटेशन, रेलेवेंट एरे का मतलब क्या है, ये कोटेशन की जो चीजें खाली है ना, फील्ड्स, उसमें फिल करना है। वो हम करेंगे ना आगे। अभी पहले एक एक पॉइंट को हम डिटेल में भी देखेंगे। You must use pseudocode or program code and add comments to explain how your code works. You do not need to declare any arrays or variables. देख लो, सख्ती से मना कर दिया है कि कोई डिक्लेरेशन नहीं करनी। फिर भी आप अगर एमएस खोलोगे ना तो आपको एमएस में आप एमएस में देखोगे वेरिएबल उन्होंने डिक्लेयर किया। तो एमएस जो है ना हमेशा एक्सटेंसिव होती है। एमएस से कभी कभार स्टूडेंट्स जो है ना वो गलत चीजें भी वो इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एमएस से आपने नहीं देखनी। एमएस एक गाइड है, बिल्कुल है, एक अच्छी बात है जब आप ईयरली सॉल्व कर रहे हो एमएस से आपको एक वो देती है आंसर। लेकिन एमएस में ये चीज इस सिनेरियो बेस में गड़बड़ है, कभी कभार लॉजिकल एस्पेक्ट से भी गड़बड़ करता है। यू मे अज्यूम दैट दिस हैज ऑलरेडी बीन डन। अच्छा, यू विल नीड टू इनिशियलाइज वुड टाइप एंड प्राइस। ये तो इसने एक नई बात बोल दी है।
क्या नई बात बोल दी है कि आपको इनिशियलाइज करना होगा वुड टाइप को और प्राइस को। क्या मतलब है इसका इनिशियलाइज करना वुड टाइप ब्रो और प्राइस के एरे को? वैल्यू जी, सेव करानी पड़ेंगी वो जो गिवन वैल्यू सेव करानी पड़ेंगी। एक्सेलेंट हो गया। वुड टाइप और प्राइस के अंदर ये तीनों वैल्यू सेव करानी पड़ेंगी इनके रेलेवेंट एरेज में। ये हमें करवाना पड़ेगा। सही है। उसने बोला है कि अभी शुरू में एरे खाली होगा, जब आप वैल्यू सेव करा दोगे तो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स मस्ट कंटेन सूटेबल मैसेजेस। ये हमने पूरा गो थ्रू कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहला स्टेज क्या होगा? सबसे पहला स्टेज इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन सर। सही है, इनिशियलाइज इनिशियलाइजेशन ऑफ। ठीक है, आप देखो वेरिएबल्स कांस्टेंट। पहले वेरिएबल्स की बात करते हैं। कोई वेरिएबल है ऐसा जिसको मुझे बार बार यूज करना पड़े, जिसकी इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी हो? जिसकी इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी हो, ऐसा कोई है? वुड टाइप एंड प्राइस। वो टाइम एंड प्राइस तो वो सर एरे की वैल्यूज है ना। एक काउंटर रख वो सकते तो एरे की वैल्यूज है। काउंटर किस लिए? हैं सर के ताकि वैल्यू सेव कराएंगे इंडेक्स की 3 तरह। मरतबा। हाँ 3 मरतबा। वो तो हम 1 2 3 चला लेंगे ना। अच्छा वो सर। तो हम 1 2 और 3 चला लेंगे, लेकिन आपकी वाली बात से जो दूसरे एरेज है वहां देखो, वहां नहीं चाहिए होगा कस्टमर्स और कस्टमर्स और कोटेशन के लिए एक इंडेक्स चाहिए होगा। काउंट क्यों चाहिए होगा सर? इंडेक्स नहीं चाहिए होगा। इंडेक्स ये 1 2 3 आप मैनुअल चलाओगे 1 2 ऐसे बोलोगे? सर फोर लूप में चला सकते हैं ना? लूप नहीं चल सकता, लूप फॉर नहीं चल फॉर लूप में। फॉर लूप में भी चला सकते हैं। फॉर लूप में भी चला सकते हैं। फॉर लूप में भी चला सकते हैं। आप या तो फॉर लूप ले लो। फॉर लूप में फिक्स आपको पता होगा ऑटो सर ऐसे काउंटर, कर सकते हैं उसके ना थ्रू कभी। 4x 1 to 100 अलग से काउंटर चाहिए हाँ हाँ, ऐसे कर लो। एक्स यूज नहीं करेंगे ना, फिर हम इंडेक्स को यूज कर लेंगे। थोड़ा रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं, वो फॉर लूप लगा लेंगे। में फिर वन हमें टू इंडेक्स। हंड्रेड और फिर वैलिडेशन के रिपीट। वो तो बात की बात है ना। वैलिडेशन पे तो मैं अभी पहुंचा ही नहीं हूँ ना। अभी मैं पूछ रहा हूँ कौन सा वेरिएबल है जिसको इनिशियलाइज करने की जरूरत है? कोई भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी नहीं है। कौन सा कांस्टेंट है जिनको इनिशियलाइज करने की जरूरत है? जी भाई, कांस्टेंट। सर प्राइस। सर ये प्राइस 3 गिवन जो है तो ये लेंथ जो सर ये 1.5 से 1.5 और 10 1.5 और 10 इसको करूंगा बस। प्राइस तो भाई एरे के वैल्यूज है ना, वो कांस्टेंट थोड़ी है। ये तो एरे में सेव हो जाएंगे, ये तो वैल्यूज है। ये दोनों को दे दूंगा, 1.5 और 10 को दे दूंगा। और सही है। चलें भाई, आते हैं हम कांस्टेंट को यूज करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे कोई प्रोसीजर कोई फंक्शन नहीं, हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सर रहे हम हैं। कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। क्या वो यूज कर क्या सकते बोलते हैं? हैं वुड। वुड नहीं, वुड यूज नहीं। अभी यहाँ पे वुड यूज नहीं कर सकते ना, मतलब आप रेलेवेंट यूज करना है आपको। आपको बहुत ज्यादा रेलेवेंट यूज करना है। अब यहाँ पे देखो आपके मेजरमेंट्स है ना, मेजरमेंट्स का लो है और मेजरमेंट का हाई है। तो आपको छोटे से छोटा आप क्या रख सकते हो कांस्टेंट, बताएं। जी भाई, मिन शॉर्ट से शॉर्ट क्या यूज मिनिमम कर सकते हो? मिन रेंज मिन रेंज या मैक्स रेंज रख लो, या आप मिन बोल एंड दो भाई मैक्स। एम लो। मिन एम लो वैल्यू रख लो मेजरमेंट लो के लिए। मैक्स। और आपने वैल्यू दे दी 1.5। सही है। 1.5 सही है। कांस्टेंट एम हाई को आपने क्या वैल्यू दे दी? 10 आपने दे दी 10। 10। सही है भाई। तो ये चलो, भी दो यहाँ पे कांस्टेंट वो आ गए। करवा सकते हैं ना बिना कंस्टेंट के यूज किए? नहीं नहीं नहीं, ये कांस्टेंट यूज करने हैं ना। देखो जहाँ पे वो हमें एग्जामिनर इंकरेज करता है कि जहाँ न्यूमेरिकल फिक्स वैल्यू। देखो लास्ट क्वेश्चन में भी तो कराई थी ना, टेम्प हाई टेम्प लो, भूल गए? पल्स हाई पल्स लो, जी सर डिस्टिंक्शन मेरिट, क्या हो गया? ये तो चीजें हैं सारी। चले भाई, ये कॉन्स्टेंट्स आ गए। अब और कोई खास कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जगह पे कोई कांस्टेंट नहीं दिख रहा। अब हम आ जाते हैं ये एरेस को फिल करवाने के लिए। ये जो एरेस है वुड टाइप और प्राइस, सबसे पहले वुड टाइप को करवाता हूँ फिल। मुझे बताएं क्या लिखूंगा? वुड टाइप। बताएं भाई, वुड टाइप वुड ब्रैकेट में टाइप क्या आएगा? 1 वुड टाइप 1 1 सही है। वुड टाइप 1 में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? लेमिनेट लेमिनेट आनी चाहिए। लेमिनेट लेमिनेट अपॉस्ट्रोफी में आएगी या विदाउट अपॉस्ट्रोफी आएगी? अपॉस्ट्रोफी आई अपॉस्ट्रोफी। क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है। सही है। चलें, सही हो गया। वुड टाइप 2। जी भाई, क्या आएगी वैल्यू? फाइन। पिंक फाइन। फाइन। सर बट ये वैल्यूज ऑलरेडी इंडेक्स में स्टोर नहीं है के। नहीं ना, उसने हमें बोला है इनिशियलाइज करने का। ये रहा, यू विल नीड टू इनिशियलाइज वुड टाइप एंड प्राइस। तो ये सही हम है। फोर लूप चला के भी इस कर वाले सकते में थे ना, ओक आएगी। 4x 1 2 3। नहीं ना, हमें मैनुअली करना पड़ रहा है ना। सारी वैल्यूज अलग अलग है दक्ष, इस बात को समझो। ओक सारी वैल्यूज अलग अलग है, समझ रहे हो? हम मैनुअली हमें करना पड़ा है। 3 ही तो है, ज्यादा होती तो फिर वो अच्छा, हमें इट बोलता कि। मीन्स कि हाँ, वो जो जब यूजर से लेते हैं तो लूप चला सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब प्राइस आ गया। प्राइस के लिए क्या करूं? प्राइस के 1 में क्या सेव करूं, बताएं भाई। पहला प्राइस क्या है? 29 पॉइंट। अपने 29.99 पास भी ना आप लोग ये ओपन कर लिया करें सिनेरियो बेस का, जब पता लगे ना आपको कि अक्टूबर नवंबर, इजीली आपको गूगल पे मिल जाता है। 1 पे ये आपका आ गया 29.99। सही है। प्राइस के 2 पे क्या आएगा? जी भाई,
39.99 I guess. 39.99। प्राइस के 3 पे क्या आएगा? 54.99. 54.99। 54.9। चले भाई, ये तो आ गया। नाउ वी आर गुड विद इनिशियलाइजिंग द एरेज। हमने कर लिया है, हमने वुड टाइप को फिल कर दिया, हमने प्राइस को फिल कर दिया। नाउ दे आर बोथ फिल्ड, और हम आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पर अब लूप शुरू करें। सारा काम हमें हर कस्टमर के लिए कराना है ना, तो हम यहाँ पे लूप शुरू कर लेते हैं। हम अब देखो यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, आप रिपीट भी लगा सकते हो, आप फॉर भी लगा सकते हो। फॉर लगाओगे तो आपका इंडेक्स की इनिशियलाइजेशन बच जाएगी, अलग से नहीं करनी पड़ेगी। रिपीट लगाओगे तो इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो हम फॉर से कर लेते हैं। चलिए एक लाइन छोड़ते हैं, और हमने बोल दिया भाई फॉर, और फॉर के साथ क्या लगाऊं? इंडेक्स लगा लूं। फॉर इंडेक्स एरो 1 2 कहाँ तक चलाऊं? 1 2 100 100। 100। सही। चले भाई, मैं आ गया हूँ फॉर लूप के अंदर। थोड़ा सा ना इसको पीछे ही रखा करो, और ये अप्रोच मेरी भी वैसे होती है, इसको जितना आप पीछे रख सको ना उतना अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिनेरियो बेस में आप कभी कभार इसकी कंडीशन की वजह से आप अंदर आ रहे होते हो, तो अंदर आते आते ना आप इतना अंदर नहीं आ जाओ कि आपकी लाइन खत्म हो जाए। चले भाई, यहाँ पर ये हो गया फॉर लूप, हमने स्टार्ट कर लिया है। इनपुट अ न्यू कस्टमर्स नेम, रूम लेंथ एंड रूम विड्थ। जी भाई, सबसे पहले कस्टमर का नेम चाहिए, क्या लिखूंगा? इनपुट लेना है, तो एक ही लाइन में करने के लिए क्या करते हैं? From message. एक ही लाइन में करो ना। इनपुट इनपुट enter your name, comma name. एंटर कस्टमर्स, यहाँ एंटर योर नेम कर लो, क्योंकि अभी हम कस्टमर की ही बात कर रहे हैं ना। एंटर योर नेम, कॉमा, कॉमा के डाल के क्या लिखूं? जी भाई, कॉमा। कस्टमर्स इंडेक्स नेम लिख दे। नेम ले लूं, एक वेरिएबल ले लूं इसके वेरिएबल अंदर। लेना अच्छा, पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट एरे में सेव करा लो, आपकी मर्जी है आप वेरिएबल लेके सेव करा लो, क्योंकि बाद में भी आपको एरे में डालना है। बोला है ना, स्टोर ऑल डेटा इन अ रेलेवेंट एरे। तो पहले एक दफा पढ़ने का ये फायदा होता है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। चले, हम ले लेते हैं, लेट से सिर्फ नेम ले लें। चले, नेम ले लेते हैं। तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, इनपुट वेरिएबल है। भूल क्या हो गया? भूल गए? और तो हम इनपुट वेरिएबल को कब इनिशियलाइज करते हैं भाई? ऐसे सवाल, सर ये ऐसे from message लेके भी कर सकते ऐसे हैं ना. सवाल पूछने से पहले जो है ना, थोड़ा सोचा करो। हैं, प्रॉम्प्ट मैसेज दे दिया ना, ये रहा ना। एक ही लाइन में कर लिया ना हमने काम। एक ही लाइन में सिखाया तो था तुम लोगों को, एक ही लाइन में करने के लिए आप जैसे इनपुट लिखते आता हो। है लेकिन कब वो आसान लगता है ज्यादा वैसे. हाँ तो वो कर लो, कोई Easy. मसला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, काफी चीजें ऐसी है जो ऑप्शनल है, वो कोई इशू नहीं। चलो भाई, नाम आ गया। अब रूम लेंथ और रूम विड्थ, अभी थोड़ा सा आप लोग ना, हमें स्पीड अप करना है, ठीक है। रूम लेंथ और रूम विड्थ, जी भाई। तो रूम लेंथ के लिए हम क्या करें? इनपुट ले लें पहले, फिर हम चेक कराएंगे इसको। तीनों चीजें इनपुट लेके उसको सेव कर। अच्छा, अब इनपुट रूम लेंथ के लिए क्या बोलूं भाई? इनपुट एंटर, Your room length. एंटर रूम्स लेंथ, और क्या लूं? वेरिएबल क्या लूं? आर लेंथ Room ले लूं, length. आर लेंथ। चलो, आर हाँ, लेंथ ले लूं। length. अब क्या करूं उसके बाद? जी भाई, इसके बाद क्या करें? Width of the room. विद ले लूं। रूम लेंथ को वेरीफाई नहीं कराऊं? रूम लेंथ को चेक नहीं कराऊं, मेजरमेंट वैलिड है नहीं है? या रूम लेंथ, सर, M low and M high से. टेम्प नहीं, टेम्प नहीं। M low. हाँ, एम लो एम हाई से सर वो तो ऐसा नहीं करेंगे, कर, लेकिन हाँ बोले। दोनों को साथ सारा साथ नहीं ना, लेके क्यों साथ check करा साथ नहीं करना ना। नहीं नहीं नहीं, एक एक करके करोगे आप। जी, बट ये इफ बट मैं ये पहले वेरिएबल कॉलम की का एरे जगह नहीं इसमें लगे. एरे में डायरेक्ट सेव करवा रहा हूँ, तो नहीं नहीं फिर नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, एरे में सेव करा लो, नेम हो सकता है जी। तो ये अब लेंथ किस में जाएगी? उसमें जाएगी, बेटा, कोटेशन में वन डी जाएगी। एरे में जाएगा ना। वन डी एरे का नाम क्या है? कस्टमर है। नेम तो कस्टमर में आ रहे हैं सारे, सही है। नहीं जो लेंथ है। वो अभी नहीं सेव करानी डायरेक्ट, बेटा डायरेक्ट सेव नहीं करानी। वो पहले ओके। वेरीफाई होगी, सारी चीजें वेरीफाई होंगी, सेव बाद में कराना है, सही है। अभी तो वेरिएबल्स में वेरीफाई होंगी। अब आपने डाल दिए, देखो भाई आपकी रूम लेंथ आ गई है। अब अगर रूम लेंथ को वेरीफाई कैसे कराऊं बताओ? क्या यूज करूं? if इफ If if condition. statement इफ करूं? वाइल इससे होगा। देखो, इफ अगर मैं, इफ सिर्फ एक दफा चलता है। वाइल से होगा। हाँ, इफ सिर्फ एक दफा चलेगा, अगर उसने एक दफा while गलत loop बोली, while loop अगली दफा वापस गलत बोली, तो इफ नहीं रोक पाएगा। मुझे तो कंप्लीट करने दो। इफ अगर आपने लगाया, इफ सिर्फ एक दफा रोक सकता है, अगली दफा गलत बोलने को वो नहीं रोक सकता। वाइल आप लगाओगे ना, तो बार बार गलत बोलने पे आप उसको रिपीट करके रोक सकता है, सही है ना। तो वाइल इज यूज फॉर रिपीटेटिव रॉन्ग वैल्यूज, मतलब बार बार गलत आ रही है तो आप वाइल में ट्रैप कर दो, गलत कंडीशन लगा के वाइल में ट्रैप कर दो। इफ अगर आप लगाओगे ना, तो ये चीज देख लेना, अगर आपको एक बार करनी हो तो आप इफ लगाया करो, अगर आपको मल्टीपल टाइम्स करनी हो तो आप वाइल लगाया करो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि यू हैव टू
आउटपुट एन एरर मैसेज एंड रिक्वायर द मेजरमेंट टू बी री एंटर्ड अंटिल इट इज वैलिड। तो मतलब अगर उसने 10 बार भी गलत लिखा ना 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स वो रिपीट करेगा और 11 टाइम भी पूछेगा इससे भाई वापस री एंटर करो। तो ये तो सिर्फ काम लूप ही कर सकता है। तो बताएं भाई कौन सा लूप लगाएं? वाइल एंड वाइल वाइल का। रिपीट तो रिपीट वाइल का लगेगा, रिपीट का नहीं लग सकता क्योंकि रिपीट एक बार आने देता है, वाइल एक बार भी नहीं आने देगा, वाइल शुरू में रोक लेगा। अब मुझे बताओ, मेरे जहन में हम वाइल की गलत कंडीशन डाल के उसको ट्रैप कर लेंगे। तो क्या गलत कंडीशन क्या डालनी चाहिए आउट ऑफ रेंज वाली कंडीशन? वाइल लेस देन स्मॉलर 1.5 हो, एंड लेस ग्रेटर देन देन 1.5, ग्रेटर देन। तो क्या बोलेंगे? वाइल आर लेंथ 10 इज या फिर is less than 1.5 लेस and देन greater than 10. 1.5 तो एम एंड लो एंड आएगा एम हाई यूज करेंगे ना। और वन और आएगा। की जगह कॉन्स्टेंट्स नहीं यूज और करेंगे। एम लो हाँ, एम अब देखो हाई। ना ये गलती हाईलाइट करी ना, 1.5 यूज नहीं होगा। अच्छा हो किसी ने तो बोला 1.5 की जगह क्या यूज होगा? एम लो। सही है ना? थोड़ा सा आप लोग सबको अटेंटिव रहना है यहाँ पे। मैंने फिर एम लो एम हाई क्यों यूज किया? ये तो मेरा फायदा ही नहीं होता फिर मैं, अगर मैं इनको यूज नहीं कर रहा हूँ तो भाई 1.5 की जगह मैं एम लो यूज करूंगा और 10 की जगह मैं एम हाई यूज करूंगा। तो मैं बोलूंगा कि जब तक आर लेंथ स्मॉलर देन एम लो, अगर मेरी जो है स्मॉलर देन एम लो हो, अब और आएगा एंड आएगा? और आएगा और 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 आएगा आएगा। क्योंकि आउट ऑफ रेंज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। या फिर आर लेंथ ग्रेटर हो किससे? एम M हाई एम high. हाई से। ये तो पूरी रॉन्ग कंडीशन दे दी। तो अगर रॉन्ग वैल्यू आए आउट ऑफ रेंज आए तो डू में क्या बोलना है? एरर क्या आउटपुट मैसेज, करेगा ये? एरर मैसेज। आउटपुट Error एरर मैसेज क्या message होगा for ये? इनवैलिड input वैल्यू, again. इनवैलिड इनवैलिड वैल्यू री इनपुट एंटर। इनवैलिड रूम लेंथ। ठीक है, और इसको बोल देंगे कि भाई री एंटर। री एंटर। या आप ये भी लिख सकते हो कि इट शुड बी बिटवीन 1.5 टू 10। सही है, री एंटर, काइंडली री एंटर, या एंटर अगेन लिख देते। चलो एंटर अगेन। सही है। चलें इनपुट ले लूँ अब। इसको भी मैं एक लाइन में कर सकता था। सही है, मेरी मर्जी है, मैं अलग अलग लाइन में करूँ इनपुट आउटपुट या एक ही लाइन में करूँ। इनपुट आर लेंथ। हाँ भाई, वाइल क्लोज करा दूं यहाँ पे? एंड वाइज। सर जी। मुझे समझ नहीं आ रहा हम रिपीट क्यों यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। रिपीट इसलिए यूज नहीं कर सकते बेटा क्योंकि रिपीट फर्स्ट टाइम में, रिपीट क्या करता है, रिपीट फर्स्ट टाइम में आने देता है, रिपीट चल चल जाता है रिपीट। तो वो अंटिल में आप कोई कंडीशन ऐसे लगाओगे तो चलेगा, वरना वाइल रिपीट रॉन्ग कंडीशन में नहीं चल पाएगा ना। इसलिए हम वाइल लगा रहे हैं ताकि वो रॉन्ग कंडीशन में भी चल पाए। पर अगर हम अंटिल में भी यही कंडीशन लगा दें कि अगर एक्सेप्टेबल सिर्फ तभी हो अगर लेंथ के अंदर हो, तब चल जाएगा रिपीट। तो तब चल जाएगा तब। हाँ, तो आप रिवर्स कर दो कंडीशन तो चल जाएगा, रजमी, बिल्कुल चल जाएगा। इस वाले जी। वाइल लूप के अंदर काउंट इंक्रीमेंट नहीं होता? काउंट इंक्रीमेंट? कौन नहीं सा होता। काउंट? काउंट की तो जरूरत, वो तो होता है ना, लेकिन यहाँ पे काउंट की जरूरत थोड़ी है। यहाँ यहाँ पे पे तो जरूरत आप, नहीं है ना। वही। यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। यहाँ तो आप सिर्फ लेंथ के लिए वाइल लूप लगा रहे हो, वैलिडिटी के लिए लगा रहे हो। चले भाई, ये तो हो गया। ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब बढ़ रहे हैं आगे। यार एक तो ये ऑफ बाहर के बच्चे हैं ना ये। सेव कराएंगे इसको। हम्म। बेटा ये इनसे जरा पूछिएगा तो ईशल से किस नाम से ज्वाइन किया हुआ है। उन्होंने बोला, उनको बोलेंगे एक ही आईडी से ज्वाइन कर ले, कोई एक मैसेज डाल दें, मैं एंटर कर दूंगा। चले भाई, ये हो गया। अब हम, ये तो आ गया, अभी हमें सेव वेव नहीं कराना, अभी हम सिर्फ ऐड करवा रहे हैं वेरिएबल्स में। चले भाई, रूम लेंथ तो हो गई। अब अगली चीज क्या बोलिए? रूम की विड्थ। ठीक है ना, रूम की विड्थ चाहिए। अच्छा, रूम लेंथ भी मुझे कितने में चाहिए? ये देखो, लेंथ ऑफ रूम क्या बोल रही है? 1 डेसिमल। हम्म। 1 डेसिमल कर लिया आपने? नहीं, नहीं किया ना, तो करो भाई राउंड ऑफ। कैसे करेंगे राउंड ऑफ? फंक्शन लगाएंगे उल्टा। राउंड ऑफ कैसे करेंगे आर लेंथ को? राउंड 1 ब्रैकेट आर राउंड लेंथ आर लेंथ इक्वल्स कॉमा टू कॉमा 1 राउंड कॉमा ब्रैकेट 2 आर लेंथ कॉमा पूरे 1। समय कितने डेसिमल चाहिए? 1 डेसिमल, तो कॉमा 1। डेसिमल। ठीक है भाई, 1 डेसिमल चाहिए ना? हाँ, 1 डेसिमल चाहिए। सही है, तो अब आर लेंथ आपकी अपडेट हो गई। जितने भी बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस थी तो वो 1 डेसिमल पे आ गए। अब आप यही काम करोगे किसके लिए? रूम की विड्थ के लिए। सही है ना, यही वाला पूरा काम करोगे रूम की विड्थ के लिए। तो चलो करते हैं, इनपुट लेते हैं वापस। वैसे नहीं, वैसे हाथ क्या सेव करा दें। इंटर नहीं, अभी नहीं कराना ना, अभी बोला ही नहीं इसने कराने को, रिक्वायरमेंट से भी बाद में बोला। इनपुट रूम की विड्थ। सही है, कॉमा आर विड्थ, और इस पे भी वाइल लगा लूं। वाइल में क्या बोलूंगा कि भाई मेरी जो आर विद है वो क्या हो? जी भाई, क्या होनी चाहिए? यही होनी चाहिए, स्मॉलर देन एम लो, या फिर आर विद अगर ग्रेटर देन एम हाई आ गई तो इसका मतलब क्या है? ये गड़बड़ है। तो क्या बोलेंगे आउटपुट में? वैलिड रूम विथ। इनवैलिड
रूम विथ, ठीक है, और इसके बाद हम बोल देंगे इसको एंटर। अगेन, और ये आपका हो गया इनपुट आर विथ, और ये आपका एंड वाइल से। सर लेस देन तो इक्वल टू नहीं आएगा एमलो वगैरह में जब वेरीफाई कर रहे होंगे, क्योंकि किसमें? 1.5 भी तो एंटर हो सकता है, 1.5 भी तो एंटर हो सकता है, तो लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा। नहीं, लेस देन नहीं ना, लेस देन इक्वल टू होगा तो वो तो 1.5 तो एंटर हो सकता है ना। आपने यहाँ पे वो डालना है जो एंटर नहीं हो सकता। एमलो से छोटी वैल्यू एंटर नहीं हो सकती ना, इसलिए तो मैंने स्मॉलर डाला है। विद इन रेंज में आप वो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हो, समझ रहे हो बात? जब विद इन रेंज की बात करनी होती है तब आप वो लगाते हो। ये तो अब आउट ऑफ रेंज की बात कर रहे हो ना, आउट ऑफ रेंज से तो बाहर होना चाहिए ना, रेंज से बाहर होना चाहिए, समझ रहे हो? ये रॉन्ग कंडीशन लगा रहे हैं हम, रॉन्ग कंडीशन है ये। सही है? जो पूछ रहा था सवाल कौन पूछ रहा था? क्लियर है? चले जी भाई, ये सर हो गया। क्लियर। चले भाई, पहला पॉइंट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। चेक दैट ईच मेजरमेंट इज वैलिड, चेक भी करा लिया। आउटपुट एन एरर मैसेज एंड रिक्वायर द मेजरमेंट टू बी री एंटर्ड अंटिल इट इज वैलिड, ये भी करा लिया। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रूम बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर द लेंथ ऑफ द रूम एंड द विड्थ ऑफ द रूम। कैसे करेंगे? एरिया निकालेंगे। सर हमने राउंड नहीं करवाया मल्टीप्लाई करेंगे। आर विथ को। आर विथ को राउंड नहीं कराया, आर विथ को राउंड करा लो भाई। आर विथ इक्वल्स टू राउंड का। चले भाई, अब बताएं क्या करें? 1। एरिया कैसे निकालूंगा? एरिया का क्या नाम रखूं? एरिया रख लूं? जी सर एरिया सिर्फ एरिया, एरिया रख लो, रूम एरिया रख लो, कोई इशू नहीं है। सही है ना? तो आपने बोला भाई एरिया इक्वल्स टू, आर लेंथ इनटू आर आपको क्या किस तरह चाहिए एरिया? आर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आर विड्थ। आर विथ। लेकिन एक और चीज भी तो है, भूल गए, रिक्वायरमेंट क्या है? क्या कह रहा है? राउंडेड अप टू नेक्स्ट होल नंबर, मतलब वो पिछले होल नंबर पे नहीं जाएगा, वो हमेशा नेक्स्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ होगा। अब जरा सबका मुझे वो चाहिए यहाँ पे, सबका जो है ना मुझे यहाँ पे फोकस चाहिए, बहुत गौर से देखिएगा जी। वो आपने कहा था ना, वो ईशल को कहे। हाँ, वो दो हैं, पता नहीं, उन्होंने एक अकाउंट से भी ज्वाइन नहीं किया। ईशल बेटा, आपने ज्वाइन कर लिया? ईशल? जी सर। ठीक है, चलें, ओके बेटा। आप दूसरे अकाउंट से भी आई हुई थी, इसलिए दो अकाउंट्स, इस वजह से मैं जो आपको नहीं कर पा रहा था। चलें, अच्छा ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। हमें अच्छा कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ, तो दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके होगा। लेकिन एक और चीज भी तो है, जैसा मैंने आपको बताया कि राउंड ऑफ करवाना है टू द नेक्स्ट होल नंबर। तो इसके लिए पहले तो मैं आपको फॉर्मूला मेकिंग कर लेते हैं। चलो फॉर्मूला मेकिंग कर लो भाई। तो आप कह रहे हो कि हम जो भी वैल्यू आएगी उसको हम जो भी आंसर आएगा रूम लेंथ और रूम विड्थ का, उसको मल्टीप्लाई करके हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो हाथों हाथ में राउंड ऑफ लगा लूं यहाँ पे? जी सर राउंड राउंड लगा के कर लूं? राउंड लगा के फिर क्या होगा अंदर? जी भाई, आर आर लेंथ लेंथ इनटू आर R length into R स्टैरिक width, आर विथ आर विड्थ comma और 1, कॉमा, comma 0, कॉमा क्या होगा? कॉमा comma 0. जीरो, क्योंकि होल नंबर है। अच्छा, अभी मैं आपको कह रहा हूँ, अभी भी इससे ये करने से होल नंबर हमेशा नेक्स्ट नहीं जाएगा। सर फॉर डिफ एग्जाम्पल, अब वगैरह तो जरा यूज नहीं हो, है, डिफ वगैरह तो अब यूज जरा नहीं हो। डिफ वगैरह नहीं, नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आप समझ, अच्छा इसको आधे बच्चों को तो समझ भी नहीं आया होगा इसकी बात, ये बोल क्या रहा हूँ सर इसको एरिया मैं। +1 नहीं कर दें? राउंडेड अप टू नेक्स्ट होल नंबर, तो वो तो हमेशा अगले पे चली जाएगी वैल्यू, वो तो अगला चला जाएगा। आपको हमेशा नेक्स्ट होल नंबर, मतलब देखो अब जरा समझना, अगर आपकी वैल्यू आई फॉर एग्जाम्पल आपकी वैल्यू है 15.2, तो वो राउंड ऑफ करके, वैसे नॉर्मली राउंड ऑफ करके क्या बनता है? 15.2 क्या बनता है? 16 15 बन, ओ नहीं नहीं, 15 नॉर्मली क्या बनता है? 15 बनता है ना। 15 ये क्या कह रहा है, क्या बनना चाहिए? 16 16 बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू आई 20.1, तो वो नॉर्मली 20 बनता है, लेकिन ये चाह रहा है कि वो नेक्स्ट राउंड राउंड होल नंबर पे जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? Plus 0.5. प्लस कर देंगे 0.5। एक्सीलेंट हो गया यार। तो 0.5 क्यों? क्यों करेंगे? यही तो बात है सवाल पूछने की ताकि भाई, वो क्यों ऐसी करेंगे? वैल्यू आ जाए सर अगर ताकि वो आखिरकार 0.1 में होगा वही तो हो वो जाए, 0.6 हो जाएगा, और इस तरह फिर। हाँ, अब जरा फिर इस समझना तरह ये से बात क्या ऊपर। बोल रहे हैं। सर 0.6 नहीं ऐड करेंगे? 0.5 ऐड करेंगे। अब देखो होगा क्या, देखो 0.5 मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना जंप करने की, नेक्स्ट होल नंबर पे जंप करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 0.5 है ना।
तो अगर आपका नंबर 20.1 होगा तो ऑटोमेटिकली +0.5 होगा, क्या बन जाएगा 20.6। तो 20.6 जब राउंड ऑफ होगा तो क्या बनेगा 21 ही बनेगा। 15.2 को आपने 16 बनाना है, लेकिन वो उसूलन तो ये राउंड ऑफ होगा। अगर आप इसमें 0.5 कर दो पहले से तो वो क्या बन जाएगा 15.7, तो वो क्या बन जाएगा राउंड ऑफ हो गया। और सर अगर हमारे पास नंबर ही 15.7 हुआ तो कोई मसला नहीं, अगर आपके पास नंबर ही 15.7, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो क्या बनाना है उसको 16 बनाना है ना, वो चाह रहे हैं नेक्स्ट रोल नंबर बनाना है ना। 15.7 प्लस 0.5 हो गया, क्या बन जाएगा 16.2 नहीं सर, ये तो तो गलत हुआ है। 16.2 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या बनेगा हाँ हाँ, वही 16 वही, 16 सही। बनेगा। कैसा दिया बेटा, समझ सर आया। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, लाइक जो आर लेंथ इंटू आर विड्थ का जो वैल्यू आ रही है वो अगर एरिया की वैल्यू से बड़ी है, राइट, लाइक एरिया की वैल्यू आ रही है छोटी, लाइक अभी हमने जो एग्जांपल की 16.2 आ रहा है आर लेंथ इंटू आर विड्थ एंड एरिया आ रहा है 16, तो जब वो बड़ी है तो उसको +1 वो करवा पता नहीं है ना, वो पता नहीं है ना, तब वो बड़ी है कंडीशन में छोटी है, ट्रैप बहुत कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशन ना। हो सकती है। लेकिन वो उसमें नहीं जाओ, 0.5 वाला सबसे अच्छा तरीका है। उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन बहुत होगी आपको। 0.5 से फायदा ये हो रहा है कि मैं आगे भी खेल सकता हूँ, पीछे भी खेल सकता हूँ। अगर मैं ज्यादा आगे चला गया तो कोई मसला नहीं है, मैं वापस वहीं पे आ जाऊंगा क्योंकि मुझे आना ही वहीं पे है। सर अगर 15.9 हुआ? तो कोई मसला नहीं, 16.4 बना लेगा वो, वापस 16 हो जाएगा। हाँ हाँ, सही सही। ठीक है भाई। तो ये एक लॉजिक है जो अच्छा इम्प्लीमेंट कर सही लिया। जान है सर आप। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इनपुट द चॉइस ऑफ वुड एंड फाइंड इट्स प्राइस पर स्क्वायर मीटर। वो कह रहा है कि भाई आपने जो है चॉइस ऑफ वुड इनपुट करना है यूजर से और फिर उसका स्क्वायर पर मीटर का प्राइस देख लें वहां पर है या नहीं है। तो इसका मतलब है यूजर से अब ना हम इनपुट करने जा रहे हैं वुड की चॉइस कि भाई उसको ये जो बात कर रहा था ना, ये रहा चॉइस ऑफ वुड इंडेक्स, ये हम यूजर से पूछने जा रहे हैं कि भाई उसको चॉइस, इसको जो है इंडेक्स 1 चाहिए मतलब लेमिनेट चाहिए और ये रेट चाहिए, या इंडेक्स 2 चाहिए पाइन और ये चाहिए, या इंडेक्स 3 पे फिर ओक और उसके ओक के रेट, उसको कौन सा मेन्यू चाहिए। तो भाई जब भी आप कोई चीज ऑर्डर करते हो ना तो आपको मेन्यू चाहिए होता है ना। भाई जब भी आप कोई चीज ऑर्डर करते हो तो आपको मेन्यू चाहिए होता है। तो कस्टमर चाहेगा कि आप उसको मेन्यू दो पहले, ऐसा ही है ना। भाई कस्टमर चाहेगा ना कि आप उसको पूरी डिटेल तो दो, कौन सी वुड टाइप है, कौन से प्राइस है, क्या है, फिर मैं इनपुट करूंगा ना। तो कस्टमर को पहले ये सारी चीजें सामने रखो, कस्टमर को तीनों वुड टाइप्स बताओ, कस्टमर को तीनों प्राइस बताओ। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर लूप लगा लेता हूँ, गौर से देखना। मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ छोटा सा, और उस फॉर लूप में क्या लिखूंगा जरा समझना। यहाँ से मैंने फॉर लूप लगा लिया एक, और उस फॉर लूप में मैं ऑटो काउंटर रख देता हूँ काउंट, सही है। उसको मैं चलाऊंगा 3 दफा, 3 टाइम्स, 1 2 3। सर और उसमें केस मैं क्या स्टेटमेंट ना लगा दें। सर फॉर रो नहीं रख सकते? तीन स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, लेकिन ये बेहतर है ज्यादा। इसमें आपको नाम केस नहीं लिखना स्टेटमेंट पड़ेगा। अगर हम लगा दें जैसे केस ऑफ वुड या केस ऑफ प्राइस। नहीं ना, सर केस ऑफ यहाँ थोड़ी लगाना। आपको सिलेक्शन नहीं करनी, समझो बात को। आपको सिर्फ मेन्यू देना है यूजर को, आपको सिलेक्शन नहीं करनी। आपको सिर्फ भाई मैं खाना खाने गया, मुझे मेन्यू दिया वेटर ने, उसमें लिखा होगा ना सब, इंडेक्स 1 पे ये बर्गर है, इंडेक्स 2 पे ये है, फिर मैं इनपुट करूंगा ना बाद में। तो हम एक मेन्यू दे रहे हैं यूजर को। सर यहाँ केस नहीं लगा सकते। केस नहीं लगा सकते ना, हमें कोई काम थोड़ी करना है, हम मेन्यू दे रहे हैं उसको, सही है। तो फॉर काउंट 1 2 3, और इसमें हमने आउटपुट दिया। अब हमें ना तीनों चीजें दिखानी है यूजर को। देखो भाई हमें दिखाना है, इंडेक्स नंबर भी दिखाना है, हमें वुड टाइप की वैल्यू दिखानी है और प्राइस की भी वैल्यू दिखानी है। तो क्या बोलेंगे हम, अरे इंडेक्स, काउंट होगा। पहले मैंने लिख दिया इंडेक्स, सही है। और इंडेक्स का नंबर कैसे आएगा, इंडेक्स के साथ नंबर अगर मुझे शो करना है तो कैसे आएगा। क्या मैं इस काउंट को यूज कर सकता हूँ यहाँ पर एज अ नंबर शो करने के लिए। यस सर। सर बिल्कुल वैसे कर ऊपर सकता हूँ। उन्होंने दिया था, उसमें ऑलरेडी इंडेक्स नंबर सेव थे ऊपर। नहीं नहीं, वो सेव नहीं है, वो सेव नहीं है, वो सेव नहीं है, वो हमने खुद बनाया है। इंडेक्स नंबर नहीं सेव, वो लेमिनेट पाइन और ओ की हमने ऐड कराया ना, अभी नहीं अभी सर, हमने खुद तो सर कराया। ऊपर, इससे ऊपर जो दिया हुआ है हाँ सबसे ऊपर, यहाँ हाँ लिखा हुआ है चॉइस ऑफ हम्म, वुड इंडेक्स। हाँ। तो सेव नहीं है, वो कह रहा है हमें करवाना है अच्छा अच्छा, स्टोर्स सही है। डिटेल्स, ठीक है। तो भाई अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यूजर को सारी चीजें पता लग जाए। तो यूजर की पहली लाइन में लिखा हुआ आ जाएगा, पहली दफा में इंडेक्स और काउंट की वैल्यू पहले क्या होगी 1 होगी ना, तो इंडेक्स 1 लिखा हुआ आ जाएगा। और कॉमा और वुड, मैं चाह रहा हूँ वुड की वैल्यू लिखी हुई है लेमिनेट, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, सोचे सोचे। वुड टाइप 1 वुड टाइप, बेहतरीन। 1 और वुड टाइप के ब्रैकेट में क्या आ वो जाएगा, टाइप का 1 काउंट। वुड टाइप का काउंट, काउंट एक्सीलेंट। काउंट। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ जो है पे ना वुड टाइप के काउंट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब वुड टाइप यहाँ पे काउंट 1 नेस्टेड होगा लूप ना। नहीं लगा सकते। नहीं नहीं, वुड टाइप 1 होगा ना तो वो लेमिनेट लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पे, कॉमा। नेस्टेड लूप की बेटा सर जरूरत ही नहीं है, नेस्टेड कहाँ से आ गया। आपने चले, इंडेक्स क्यों आउटपुट? वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, इंडेक्स 1 पे
वुड टाइप लेमिनेट है, कॉमा, प्राइस के लिए क्या करूंगा? प्राइस के लिए सर प्राइस वाला लूप और प्राइस काउंट। आउटपुट इंडेक्स प्राइस काउंट का और वो काउंट, प्राइस वाला काउंट प्राइस का काउंट। से अलग से और नहीं करवाएंगे नहीं, प्राइस आपने वाला। बंद करा दिया नेक्स्ट सर काउंट, नहीं ना? अलग अलग करवा सकते हैं आउटपुट? अलग अलग करा सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन वो जगह भी जाएगी, आपको पता भी नहीं है ना, आपके सिनेरियो बेस में लिमिटेड जगह में आपको सॉल्व करना है सारा। अब देखो ये इससे फायदा पता है क्या हुआ, ये 3 लाइनें आपको दे देगा ऐसे। देखो पहली बारी में आपको क्या देखा, लिखा हुआ आ जाएगा इंडेक्स काउंट की वैल्यू क्या है, अभी 1 है ना पहले, तो इंडेक्स 1 वुड टाइप पहली क्या दी हुई है, सेफ कौन सी है, लेमिनेट, और प्राइस क्या है 29.9, सही है। जब ये फॉर लूप दूसरी बार चलेगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, बताएं इंडेक्स बताएं 2 बताएं बताएं। इंडेक्स 2 फाइन फाइन 39.9 39.9। जब फॉर लूप तीसरी बार चलेगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, इंडेक्स 3 3 ओक ओक 54.99। 54.9 अब समझ में आई, मैं यूजर को मेन्यू दिया है, हमें लिखने थर्ड टाइम खुद मतलब कि इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक है ना बेटा, फॉर लूप है ना। नहीं तो सर ये खुद ब खुद एक ही एक लाइक बारी बारी तीनों हाँ शो सर, करेगा या एक ही साथ तीनों शो करेगा? एक ही साथ अलग अलग 3 लाइनें दे देगा ना, एक लाइन पूरी देगा पहले, फिर दूसरी बारी में एक लाइन पूरी देगा, फिर तीसरी बारी में एक लाइन पूरी देगा। अब इसने मेन्यू दे दिया हमें, यूजर ने हमें मेन्यू दे दिया, हमें इनपुट करवाना है। अब हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब हम यूजर को बोलेंगे कि भाई आउटपुट, हम एक मैसेज दे देते हैं पूरा, एंटर योर चॉइस ऑफ वुड बिटवीन 1 to 3, सही है। हमने पूरा यूजर को, मतलब हम पूरा प्रॉपरली यूजर को एंटरटेन कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोग्राम बना रहे हैं, सही है। हम एक रियल लाइफ सिनेरियो बना रहे हैं भाई। इनपुट क्या लूं, कौन सा वेरिएबल ले लूं एज एन इनपुट, चॉइस चॉइस इंडेक्स तो यूज हुआ है ना चॉइस ऑलरेडी, चॉइस ले लें, चलो चॉइस ले लें, बेहतरीन, गुड हो गया। चले भाई, इनपुट भी ले लिया। अभी भी तो मसला है एक, अगर उसने इनपुट गलत दे दिया तो क्या करोगे? सर इसमें अगर उसने व्हाइल वन लूप टू, लगा दे छोटा सा, एक और वाइल लूप लगेगा। उसने 1 2 3 के अलावा दे दिया तो गलत है ना, 4 आउट ऑफ 5 द 6 रेंज का 7 तो वो गलत लगा है, दे आउट व्हाइल ऑफ लूप। रेंज। हाँ, तो भाई एक और वाइल लूप लगा लो आउट ऑफ द रेंज के लिए। देखो वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिडिटी हमारा एक इसेंशियल पार्ट प्ले करती है हर जगह, तो वैलिडिटी के साथ चलना है आपने, ताकि आपके प्रोग्राम में ना कोई, देखो कोई और बटन दबाएगा गलत हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। तो वाइल क्या बोलेंगे, चॉइस इज, रॉन्ग कंडीशन के लिए क्या बोलेंगे, स्मॉलर देन 1, स्मॉलर देन 1 या फिर और और चॉइस और चॉइस इज ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 1, ठीक है। डू, 3 ग्रेटर क्या देन करना 3 है 3 भाई, आएगा। सॉरी ग्रेटर देन 3 आएगा, ग्रेटर देन 3। तो डू क्या बोलेंगे भाई, इनवैलिड चॉइस एंटर वैलिड चॉइस। हाँ पहले तो इनवैलिड बता देंगे ना भाई, इनवैलिड इनवैलिड चॉइस। चॉइस एंटर कॉमा एंटर। सर ये इंडेक्स को आउटपुट करवाना जरूरी है? हाँ ना, वो लिखा हुआ आएगा ना सामने, देखो प्रॉपरली नहीं कराते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कराओगे तो आपके सामने प्रॉपरली लिखा हुआ आएगा। अगर आप इंडेक्स नहीं आउटपुट कराओगे तो उसको पता कैसे चलेगा कौन सी चॉइस है, ये बताओ आप मुझे, उसको पता कैसे वैलिड चलेगा कौन ये सी। वैलिडेशन भी इजी हो जाएगी इंडेक्स हाँ ना, की वजह से। वैलिडेशन भी इजी हो जाएगी। फिर इनपुट चॉइस, ठीक है भाई, वापस इनपुट करा लिया और हमने कर दिया इसको एंड वाइल, और ये वाला काम भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, सर सो वाइल इनपुट में रॉन्ग कंडीशन डालेंगे ना? हाँ, वाइल में रॉन्ग कंडीशन डाली ना हमने कि स्मॉलर देन 1 और ग्रेटर देन 3, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज आल्सो डन। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया ये वाला। एंड फाइंड इट्स पर प्राइस पर स्क्वायर मीटर। देखो भाई, ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमें ट्रिक करने के लिए लिखा हुआ है, फाइंड इट्स प्राइस पर स्क्वायर मीटर। हमें ऑलरेडी प्राइस पता है, हमारे प्राइस के एरे में ऑलरेडी प्राइस सेव है, बस हमें चॉइस पता लग गई तो ऑटोमेटिकली हमें प्राइस भी पता लग गया। जब चॉइस पता लग गई तो प्राइस भी पता लग गया ना, प्राइस भी उसी चॉइस पे पड़ा हुआ होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जब यूज करना होगा तो मैं कर लूंगा। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द वुड नीडेड। क्या कह रहा है भाई, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द वुड नीडेड। ये कह रहा है कि वुड का जो पूरा प्राइस चाहिए होगा ना, वो आप निकालो। तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ। कौन सा वेरिएबल ले लूँ उसके लिए, प्राइस तो गिवन है। प्राइस ही ले ले। टोटल प्राइस ले लूँ? प्राइस तो एरे का नाम है ना बेटा, प्राइस कैसे ले सकता हूँ, एरे का नाम और वो सेम नहीं हो सकता ना, सही है। टोटल प्राइस इक्वल्स टू, बताएं भाई क्या फॉर्मूला होगा, एरिया सोचें। प्राइस। एरिया एरिया इनटू प्राइस मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय प्राइस चॉइस। प्राइस ब्रैकेट चॉइस, बेहतरीन, एक्सीलेंट हो गया। क्यों भाई, क्योंकि चॉइस जो आपने सेलेक्ट करी है उसी का प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे ना। जो चॉइस आपने सेलेक्ट करी है, आइदर इट्स 1, आइदर इट्स 2 और आइदर इट्स 3, उसी का ही प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे ना एरिया से।
गेटिंग द पॉइंट। तो आपका ऑटोमेटिकली जो पूरा, फॉर एग्जांपल एरिया में वैल्यू थी 20, तो 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 29.99 से। अगर फॉर एग्जांपल आपने लेमिनेट यूज किया तो उसी के प्राइस रेट जो है टोटल प्राइस में सेव हो जाएंगे। टोटल प्राइस आ जाएगा, सही है। स्टोर ऑल डेटा इन द रेलेवेंट एरे। अब वो कह रहा है कि आपने जो जो सारी चीजें आपने करी है ना, आपने विड्थ भी ली, लेंथ भी ली, एरिया ऑफ वुड भी लिया है, चॉइस ऑफ वुड इंडेक्स भी लिया है, प्राइस ऑफ वुड भी लिया है, अब ये सबको कोटेशन के अंदर सेव कराओ। चलो भाई कराते हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कोटेशन, कोटेशन में एस भी है ना, कोटेशंस का बताएं भाई। रो की जगह क्या लिखूंगा, रो की जगह क्या आएगा, कोटेशंस का व्हाट। हाँ भाई, रो की जगह क्या आएगा, इंडेक्स 1 to 100 आ जाएगा। नहीं इंडेक्स इंडेक्स आएगा ना, अभी तो हम जिस इंडेक्स की बात कर रहे हैं वो आएगा ना। कोटेशंस का इंडेक्स कॉमा, जी भाई इंडेक्स कॉमा क्या आएगा। सबसे पहले हम पहले कॉलम में वैल्यू ऐड कराएंगे ना, पहले वन लेंथ ऐड वन कराना है, आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल वन। सही है। ठीक है ना, पहले कॉलम में तो लेंथ ऐड करानी है, तो हमने बोला कोटेशंस का इंडेक्स कॉमा 1 में क्या स्टोर कर दो, क्या स्टोर कर दो, लेंथ आर लेंथ, आर लेंथ। सही है, आर लेंथ स्टोर कर दो। चले भाई ये हो गया। फिर कोटेशंस का इंडेक्स कॉमा 2 आर में क्या है, आर विड्थ। आर आर सही है। कोटेशंस का इंडेक्स कॉमा 3, जी भाई एरिया। 3 में क्या है, 3 में आपके पास है एरिया एरिया ऑफ, तो एरिया सेव हो जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा एरिया को आपने राउंड ऑफ कर दिया है ना, नहीं एरिया को हमने राउंड ऑफ करा दिया था ना, एक सेकंड एरिया को हमने राउंड ऑफ करा कर दिया दिया। था, करा दिया सर। हाँ दिया था ना, तो ये राउंड लगा दिया था। तो इसका भी लगा लें भाई, इसका भी बहुत बड़े बड़े ब्रैकेट बना रहा हूँ मैं। इंडेक्स कॉमा 4 पे क्या डालना है, चॉइस ऑफ वुड चॉइस ऑफ वुड डालना है। 4 पे सुन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे चॉइस ऑफ वुड। चॉइस ऑफ वुड क्या होगा बताएं भाई, इंडेक्स सही है ना, यहाँ पर इंडेक्स बोला चॉइस हुआ है होगा, इसने इंडेक्स चॉइस बोला हुआ है, होगा, तो चॉइस होगा, बिल्कुल चॉइस सही है। तो ये आपका चॉइस आ गया। और अब आखिरी चीज बचती है आपकी कोटेशंस का इंडेक्स कॉमा 5। जी भाई यहाँ क्या आएगा, प्राइस था 2 टोटल डेसिमल प्राइस, टोटल 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 प्राइस, प्राइस टोटल प्राइस कहाँ सेव हुआ है, टोटल प्राइस में। टोटल प्राइस क्या राउंड ऑफ हुआ है, सर 2 डेसिमल प्लेस मेरा नहीं ख्याल है। नहीं हुआ हुआ सर। करानी है ना, करेंगे, कितना है 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल। हाँ 2 डेसिमल। तो अब आपकी मर्जी है, देखो कुछ बच्चे यहीं पे ही कर लेंगे इसको, कुछ बच्चे अपडेट कराते हुए करेंगे, हम यहाँ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हम इसको जब वैल्यू डलवा रहे हैं तब कर लेते हैं, यहाँ लगा लो राउंड, कोई इशू नहीं। बताएं भाई क्या लिखूं, राउंड का टोटल प्राइस टोटल कॉमा, प्राइस कॉमा 2 कॉमा 2 सही है, बेहतरीन, सही है। सो दिस इज डन, ऑल द कोटेशंस हैव बीन एडेड प्रॉपर्ली, स्टोर ऑल डेटा इन द रेलेवेंट एरे हो गया। आउटपुट द कस्टमर्स कोटेशन टू इंक्लूड उसका नेम ऑफ द कस्टमर, द चॉइस ऑफ द वुड एंड द कैलकुलेटेड प्राइस। 3 चीजें आउटपुट करवाने को कह रहा है, जिसमें नेम ऑफ द कस्टमर, चॉइस ऑफ वुड एंड द कैलकुलेटेड प्राइस। चलो भाई आउटपुट भी करवा लेते हैं इसके हिसाब से। तो आउटपुट करवा लेते हैं, देख रहे हो ये वाला सवाल में नेस्टेड लूप नहीं है, हमने बहुत सारे सवाल नेस्टेड करे ना, ये इसका अपना सर एक इसमें लॉजिक है। बहुत लूप्स यूज किए हैं, लाइक सारा का सारा। हाँ इसमें वाइल, हाँ इसमें वाइल। चलो भाई अब आपको आउटपुट करना है, तो क्या लिखेंगे, सर आप लूप क्लोज नहीं करेंगे? कौन सा लूप, कोई लूप चल थोड़ी रहा है, अभी तो सारा काम एक साथ हो रहा है ना, अभी तो एक ही कस्टमर की बातें हो रही है ना सारी। कस्टमर्स नेम, सही है, कस्टमर नेम क्या करें भाई, कॉमा, नेम। और ये आपका जो है नेम, नेम कहाँ है, सर नेम में सेव करवाया था ना। नेम में सेव कराया था हमने, नहीं कराया था, अच्छा ये वाले नेम में, वेरिएबल में सेव कराया था ना। तो अब हाँ एक काम करो, नेम को पहले वहां तो सेव करा दो एरे में, ये जो रेलेवेंट एरे बोला है ना, इसमें हमने नेम को तो रह गया, नेम नहीं हुआ, नेम को भी करा लेते हैं, यहाँ पर नेम को भी करा लो भाई, इसको जो है ना यहाँ पर नेम को भी करा लो। क्या लिखें, नेम को किस एरे में कराना है, कस्टमर्स। कस्टमर्स कस्टमर्स के कहाँ सेव कराएंगे, कस्टमर्स के इंडेक्स पे, सही है, नेम आ गया। सर जो कोटेशन है चॉइस वाली, हम्म
इसमें चॉइस के साथ ब्रैकेट में वो कोई ऑप्शन नहीं लगेगी? नहीं नहीं, सिर्फ चॉइस आएगा ना, आपको इंडेक्स नंबर चाहिए बस। ठीक है, Sir? कस्टमर्स का नेम कहाँ से आ जाएगा? एरे से उठाना है, सबर एक सेकंड, एरे से उठाना है तो ये आ जाएगा कस्टमर्स का, कस्टमर्स ब्रैकेट में क्या आ इंडेक्स। जाएगा? इंडेक्स आ जाएगा। जी बोले। सर ये जो नेम पहले वाले जैसे आपने बताया था कि हमें पता नहीं है कि एरे में नेम ऑलरेडी सेफ है या नहीं, तो हमें कैसे श्योरिटी है कि मतलब हमें नहीं, नेम उसने बोला है ऐड ना इनपुट करवाना इनपुट कराने को बोला है, तो वो हम कराएंगे, इनपुट सही करा के ऐड करने को बोला है। सही है। अगली चीज क्या आ गई? चॉइस ऑफ वुड आ गई। रेलेवेंट एरे में तो फिर हमें सारे एरे में वैल्यू स्टोर करानी है ना, जो जो जिस भी वर्किंग कर रहे थे सब पे करानी है। तो चॉइस ऑफ, कस्टमर्स का इंडेक्स इसके लिए लिख रहे हैं बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर मल्टीपल नेम्स, राइट? हाँ हाँ, और वैसे भी हम हाँ मल्टीपल नेम्स के लिए भी कर रहे हैं, और आउटपुट करते वक्त अगर आपने एक दफा एरे में ऐड करा दी ना वैल्यू, तो आप वेरिएबल को भूल जाओगे, अब आप एरे से ही आउटपुट कराओगे। चॉइस ऑफ वुड के लिए क्या होगा? अब यहाँ ये कहाँ से आएगी चॉइस ऑफ वुड? फिर इंडेक्स चॉइस आ जाएगा। इंडेक्स वो नहीं टाइप नहीं चॉइस। नहीं 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 नहीं, फिर चॉइस वुड चॉइस टाइप। ही आ हाँ, जाएगा। वुड टाइप से आएगा। अब आपको चॉइस ऑफ वुड पूछ रहा है वो इंडेक्स नहीं पूछ रहा आपसे। आपकी वुड की चॉइस क्या है, मतलब आपने कौन सी वुड ली है? सब वो टाइप के उसके अंदर चॉइस लिख देंगे हम हम्म, ब्रैकेट के अंदर। हाँ, वुड टाइप के ब्रैकेट में हम लिख देंगे चॉइस, क्योंकि इस दफा जो है ना वो आपसे इंडेक्स नहीं मांग रहा था, उसने बोला नेम था पूछ रहा है वो। नेम पूछ रहा है कि वो द नेम ऑफ द कस्टमर, द चॉइस ऑफ वुड, कौन सी वुड की चॉइस है, एंड द कैलकुलेटेड प्राइस। कैलकुलेटेड प्राइस के लिए क्या करेंगे? प्राइस चॉइस। आउटपुट टोटल वुड प्राइस। ये कहाँ सेव हुआ हुआ है? ये भी कोटेशन में है, कोटेशन से उठाओ, कोटेशन से उठाओ। कहाँ पर सेव हुआ हुआ है ये? टोटल प्राइस कहाँ सेव हुआ कोटेशन हुआ है? इंडेक्स 5। कोटेशंस का इंडेक्स कॉमा 5, ये बंद करा दिया हमने। टोटल प्राइस हो गया, ये जैसे सब कुछ इन्होंने हो गया टोटल हमारा। प्राइस पूछी थी, मतलब इस स्पेसिफिक वुड टोटल की नहीं प्राइस, पूछी टोटल थी। प्राइस, टोटल प्राइस पूछी थी जो हमने कैलकुलेट कराई है। ठीक है, कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कस्टमर। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कस्टमर मतलब क्या? ऑटोमेटिकली जब हम इसको बंद नेक्स्ट कराएंगे इंडेक्स तो कर देंगे। वो, नेक्स्ट हाँ, कर तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो है वो उस पर लेके चला जाएगा इसको। नेक्स्ट इंडेक्स करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट कस्टमर पे वो जो है चला जाएगा। अच्छा, इंडेंटेशन बिल्कुल सही है। कोटेशन को थोड़ा सा हम अंदर की तरफ रख लेते हैं ताकि हम एक अच्छी इंडेंटेशन, वैसे सही है, ये भी सही है, कोई इतना वो नहीं है। सही है, ये भी सही है। चलें, तो ये कंप्लीट हो गया भाई हमारा, और हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। एक चीज बची हुई है जो क्या है, कमेंट्स। कमेंट्स ऐड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर कमेंट्स ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे बताएं भाई सबसे पहले? यहाँ पर क्या हो रहा है? initialize इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज क्या हो रहा है? इनिशियलाइज constants and कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स तो कॉन्स्टेंट्स। है ही नहीं, तो सिर्फ कांस्टेंट्स। फिर एरे के साथ क्या लिख दूं? इनिशियलाइज, कौन सा एरे इनिशियलाइज हो रहा है ये? इनिशियलाइज एरे, और एरे का नाम लिख दो। सर आपने ये ऊपर की तरफ लिखा, मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि नीचे की 3 हाँ लाइनों के लिए हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी के फिर यहाँ लिख दोगे, मतलब आप इनिशियलाइज एरे एलिमेंट्स आएगा ना? वो भी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है इस पे। इनिशियलाइज एरे, देखो कमेंट्स पे वो आपको एक वो देता है, स्पेस देता है। एक जिस बंदे को कमेंट्स आते हैं ना, तो वो उस बंदे पे कमेंट वमेंट की गलतियां नहीं निकालता, क्योंकि उसका लॉजिक अच्छा है। फॉर इंडेक्स 1 to 100 आपने इस पे लिख दो रिपीट टिल। आपने बोल दिया भाई रिपीट फॉर 100 कस्टमर्स। 100 कस्टमर्स। इंटर योर नेम, आपने यहाँ पे बोल दिया इनपुट नेम। ठीक है, इनपुट कस्टमर नेम। मतलब कमेंट्स के लिए आप ओपन जो है ना उस पर प्ले कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। इनपुट रूम लेंथ, यहाँ पर आपने बोल दिया इनपुट रूम लेंथ। अब यहाँ वाइल लगा हुआ है, वाइल का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? वैलिडेशन। वैलिडेट रूम लेंथ। सही है। फिर नीचे आ गए आप, राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है कोई खास वो करने की। अब आप यहाँ पर आपने फिर बोला इनपुट, यहाँ पे क्या हो रहा है? रूम विद। फिर आपने यहाँ बोल दिया वैलिडेट रूम विद। सही है। मतलब पढ़ने वाले को पता तो लगे आपने हर स्टेप पे करा क्या है। सही है, रिपीटेशन जरूरी नहीं है हर लाइन में ही लिखो। आप जो जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो आप बताते जाओ भाई, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। एरिया पे आपने क्या लिख दिया? कैलकुलेट।
कैलकुलेट होगा ना, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ, देख रहे हो, वैलिडेट, कैलकुलेट, इनिशियलाइज, इनपुट, कैलकुलेट, रूम, एरिया, सही है ना। फिर फॉर लूप, यहाँ पे क्या लिखूं, डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, वुड वुड मेन्यू डिटेल या वुड मेन्यू लिख दो, सही है, या वुड डिटेल लिख देते हैं, मेन्यू थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन मेन्यू भी सही है, कोई ऐसा वो नहीं है। फिर इनपुट, यहाँ चॉइस ले रहे हो, इनपुट चॉइस इंडेक्स, इनपुट वुड चॉइस इंडेक्स। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कोई फिक्स नहीं है, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। वाइल वैलिडेट वुड, सिंटेक्स लिख दिया मैंने, मुझे इंडेक्स लिखना था मैंने सिंटेक्स लिख दिया, वैलिडेट वुड चॉइस इंडेक्स। अच्छा, ये हो गया, इनपुट हो गया। इसको मैं नीचे नीचे ले आता हूँ, यहाँ लिख देते, चल एक ही बात है वैसे। राइट हैंड साइड पे भी कर सकते हैं ना, सॉरी ऐसा, लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ वहां पे भी कर सकते हैं। टोटल प्राइस के लिए क्या लिखूं, कैलकुलेट टोटल प्राइस ऑफ वुड, और ये कोटेशंस वालों के लिए क्या लिखूं, सबके लिए लिख दूं, स्टोर, पॉपुलेट कर रहे हाँ आप, हाँ पॉपुलेट कर लेते हैं, पॉपुलेट डिटेल्स इन एरेस कोटेशन, या इन बोथ एरेज लिख देते हैं, इन बोथ, या नाम लिख लो, कोई वो नहीं है, ठीक है। चले, ये भी हो गया। और तो यहाँ अगर पर आप, हम जो इनिशियलाइजेशन है वो लास्ट में करें, लाइक कोड लिखने के बाद कि हमारे कौन से वेरिएबल्स को, क्योंकि कोई कर कोई सकते हो, कर सकते प्लान हो, नहीं कर सकता ना इतना। हाँ हाँ, डिस्प्ले कस्टमर डिटेल कर सकते हो, उसके लिए फिर आप पहला वाला जो 6-7 लाइन है वो छोड़ दो, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा जरूरत पड़ जाए, हो सकता है कम हो, डिस्प्ले कस्टमर डिटेल्स, ठीक है, और आखिरी में नेक्स्ट इंडेक्स की तो कुछ जरूरत नहीं है। तो भाई ये हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे बताओ डिफिकल्टी लेवल कैसा था इसका, सर, ये थोड़ा सा अच्छा था, ये पहले क्या था? वाला सर। मजे का था प्रो सर, चौथा वर्जन वाला। था जी सर, सर, प्रो वर्जन इंटरेस्टिंग था। था, बोरिंग नहीं लगा बिल्कुल भी। हाँ, मजा आया ना ये इसके अंदर, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है ये बहुत सर ज्यादा, आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं? ले लेंगे यार